हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय का जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, उस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। किस बुक से पढ़ना है साथ में मैं वो बुक भी आपको मेंशन कर दूंगा। हालांकि बुक पर एक मैं डेडिकेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जा करके देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर स्कीम फॉर एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटीज। तो ये पीआरटी का सिलेबस है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 180 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट्स फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। और हर एक पार्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश 30 मिनट में करनी है या हिंदी 30 मिनट में करनी है या पेडागोजी आपको 30 मिनट में करनी है, कोई भी लिमिट नहीं है। किसी भी सेक्शन में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, लेकिन आपको जो पूरा टाइम दिया जाएगा वो 180 मिनट दिया जा रहा है, यानी 3 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर समाप्त करना होगा, ठीक है। आगे हम बात करें नेचर ऑफ क्वेश्चंस की। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पार्ट 1 दे रखा है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा बात करें तो इसमें लैंग्वेजेस में आपकी 2 लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जनरल इंग्लिश और आपकी जनरल हिंदी। 2 लैंग्वेज यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो जनरल इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे होगी। हिंदी आपको आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लेनी है, इंग्लिश आपका केडी पब्लिकेशंस है, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ DSSB के आए हुए हैं या KVS के आए हुए हैं, उनसे आप इंग्लिश को लगा लोगे, वो एनफ है, ठीक है। आगे हम बात करें, हालांकि अभी मैं डिटेल में बात करूंगा कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। पार्ट 2 की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस होगा पार्ट 2। इसमें आपका रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी भी शामिल होगा, जो कि टोटल मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चंस में से लगभग 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इसमें मिल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि आपको जनरल स्टडीज 5 नंबर की मिलेगी, यानी जो आपकी जीके है, ठीक है, वो उसमें जीके में आपका कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको 5 नंबर की मिलेगी। तो मेरी आप माने तो आप इतनी डिटेल्स में जीके को ना पढ़ें, ठीक है। सामान्य ज्ञान आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, बेसिक एक किताब उठानी है, ल्यूसेंट की किताब उठा लो भैया, और उस ल्यूसेंट की किताब को एक सरसरी निगाह से देख लो, क्योंकि आप उसको मुझे लगता है कि कई बार पढ़ चुके होंगे। एक बार तो आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई एग्जाम दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, उसका रिवाइज करना है, बस वही पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी बड़ी किताब आपको जीके के लिए नहीं पढ़नी है। 5 नंबर का आ रहा है इसमें, इसके लिए आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। 5 नंबर करंट अफेयर मायने रखती है। तो करंट अफेयर पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आप क्या करें। लगभग आप ये मान के चलिए कि प्रीवियस 1 ईयर तक की करंट अफेयर्स आप तैयार कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। करंट अफेयर्स तो आपके जो है कम से कम 1 साल तक की पूछ लेता है, लेकिन 1 साल तक नहीं कर पा रहे तो कम से कम 6 महीने की तो तैयार आपको रखनी चाहिए। आगे हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी, 5 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप 5 में से 5 कर दोगे। कंप्यूटर के भी आप बेसिक कंप्यूटर आएगी आपकी, तो आप ल्यूसेंट की एक बुक आती है, कंप्यूटर की पतली सी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो, तो आगे आप यहां पर देख रहे हो कि जो यहां पे पार्ट 3 है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, वो आपकी 60 क्वेश्चंस आएंगे, यानी ये 60 मार्क्स की आने वाली है। ये एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है आपके सिलेक्शन में। तो आपको विशेष तौर पर इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। तो इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 क्वेश्चंस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से भी 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। क्या है ये चीज, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
पार्ट फोर्थ जो आएगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो 80 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें आपके 4 पार्ट हैं रिटन टेस्ट में। पार्ट 1 में आपकी लैंग्वेज आ जाएगी 20 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और रीजनिंग आएगी जो कि 20 मार्क्स की होगी। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर भी 5 मार्क्स की। पार्ट थर्ड जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स है, इसके 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपके 60 मार्क्स की आएगी। तो इसमें अभी हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। और पार्ट फोर्थ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो कि आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो कि आपका कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। तो इसमें आप ध्यान रखना है, इसमें 30 मार्क्स का आपका डेमो रहेगा। ठीक है, 30 मार्क्स का आपकी डेमो टीचिंग रहेगी, यानी 30 मार्क्स में आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको जो डेमो टीचिंग होगी वो आपकी 30 नंबर की रहेगी और इंटरव्यू भी आपका 30 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, वेटेज में की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट जो हो गया वो आपका 180 मार्क्स का हो गया और 60 मार्क्स का आपका क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो यहाँ से आपको 70, यहाँ से लिया जाएगा 70% और यहाँ से लिया जाएगा आपका 30%, यानी 70% जो आपका मार्क्स लिए जाएंगे वो आपके रिटन के लिए जाएंगे, 30% आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इस प्रकार से आपकी 100% मेरिट इस तरीके से आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। जैसे आपका सुपर टेट में होता है कुछ इस तरीके से इसमें आप मान सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़े कि किस तरीके से मेरिट बनती है, वो एक अलग विषय है। उस विषय के बारे में उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसकी मेरिट कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेबस फॉर एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी। तो यहाँ पर आपका सिलेबस कुछ डिटेल में दे रखा है, तो उस डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्ट फर्स्ट 20 मार्क्स का है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूजेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपका एक पैसेज आ जाएगा। दूसरा क्या है, वर्ड पावर मतलब आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वर्ड पावर में आ जाएंगी। और ग्रामर एंड यूजेज में आपके जैसे नाउन है, प्रोनाउन है और एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, ये सारी ग्रामर्स होती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 10 नंबर का आएगा क्योंकि 10 नंबर भी एक अच्छा मार्क्स है। ठीक है, सेम आपका हिंदी में ले सकते हो। पठन कौशल मतलब आपकी जो पैराग्राफ होगा वो आएगा। शब्द सामर्थ्य आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और आपके मुहावरे, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये सारे इसमें शब्द सामर्थ्य में आ जाएंगे। व्याकरण एवं प्रयुक्ति, तो व्याकरण में आपको पता ही है कि आपके समास हो गया, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी व्याकरण में आ जाती है। तो बेसिक चीज़ें आएंगी, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बस बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है केवल। आगे हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स की। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, मैंने बताया कि ल्यूसेंट उठानी है और बाकी करंट अफेयर्स प्रीवियस 1 ईयर तक की पढ़ लेनी है। रीजनिंग एबिलिटी देखें तो भी आपका एक नॉर्मली कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे आप रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर की ल्यूसेंट की बुक काफ़ी है, तो आप वो छोटी पतली सी बुक आती है ल्यूसेंट की, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो कंप्यूटर। बात आ गई अब 60 मार्क्स की, यही आपका मेन पोर्शन है। 60 मार्क्स का जो है इसको हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखो कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, सबसे पहले आपको लर्नर को अंडरस्टैंड मतलब यहाँ पे इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे वृद्धि के बारे में आपको पढ़ना है। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब परिपक्वता और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, और विकास में आपके क्या क्या टास्क है, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि बाल विकास की जो आपकी किताब है वो तो आपको एटलीस्ट एक बार पढ़नी ही पड़ेगी, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप पहले से पढ़ते हुए उस चीज़ को आ रहे हो, और सीटेट में भी अगर आप पेपर दोगे तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी आप शिक्षक बनना चाहते हो तो भाई बाल विकास तो बहुत ज़रूरी हो ही गया है। किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो आपको वहाँ पर टीचिंग की परीक्षा में विशेष रूप से तो बाल विकास जरूर पूछा जाएगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट,
ठीक है। जो विकास के जो भी डोमेन्स हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल है, सोशियो इमोशनल है, मोरल है, मतलब नैतिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ठीक है, भौतिक विकास है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इसके डोमेन्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। तो जैसे संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो पियाजे यहाँ पर विशेष रूप से इसके लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास की बात करें तो कोलबर्ग का नाम आप सभी को याद होगा, कौन उनको भूल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। डेविएशंस इन डेवलपमेंट, डेविएशंस में अगेन कि जो विकास में क्या क्या डेविएशंस आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीकेशन मतलब शिक्षा में आप विकास के सिद्धांतों का किस तरीके से प्रयोग करोगे। तो वही सब चीज़ है, बार बार मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि आपको बस बाल विकास एक अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था की यहाँ पे बात कर दी। नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब यहाँ पर जो जिस विद्यालय में आप पढ़ाओगे बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब जो भी संस्था होगी उस संस्था में के सामने जो एडोलेसेंस होते हैं, यानी किशोरावस्था में क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है। आप मतलब जब बच्चे वहाँ पर आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना। मुख्य रूप से किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी मतलब जो सामाजिकरण का की जो प्राथमिक और द्वितीय एजेंसी, जैसे प्राथमिक एजेंसी तो आपकी फैमिली हो गई, द्वितीय एजेंसी आपकी समाज हो गई, तो उनका क्या रोल होता है, ठीक है। इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके घर का क्या रोल है, आपके स्कूल का क्या रोल है, इन सभी चीज़ को बारे में पढ़ना, मतलब वही सब चीज़ है, कुछ ही अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस को समझो, इस सिलेबस में सब चीज़ छुपी हुई है और कौन सी बुक आपको पढ़नी है आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द, अब देखो दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। ये तो एक तरीके से आपके मस्तिष्क पे, आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ये है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, तो यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, तो इसमें बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद को पढ़ना है, कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद को पढ़ना है, कंस्ट्रक्शनिज्म तो यहाँ पर आपको संरचनावाद को पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए, व्यवहारवाद वाटसन के बारे में कौन नहीं जानता है भाई, कॉग्निटिज्म पियाजे आ गए, कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है घुमा फिरा करके। द रोल ऑफ ए टीचर, टीचर का क्या रोल होता है, पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, वैसे विशेष रूप से आप जानते ही होंगे। रोल ऑफ द लर्नर, लर्नर का क्या रोल है, ठीक है। माइंड के, बस आपको माइंड में जितना आप माइंड का यूज कर लोगे वही चीज आपके वहां पे कामयाब हो जाएगी, ठीक है। नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स के चॉइस मतलब आपको आपके सामने एक तरीके से विभिन्न प्रकार के जो बच्चे आएंगे, विभिन्न कह सकते हो एक वैयक्तिक विभिन्नता के बच्चे जब आपके सामने आएंगे तो आपको किस प्रकार की विधि का प्रयोग करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट सब बेसिक चीज़ें हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड पावर, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, concept of syllabus and curriculum, overt hidden curriculum, foundation literacy numeracy, early childhood care education, competency based education, experimental learning, instrumental plans, year plan, unit plan, lesson plan, instructional material and resources। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो है आप अपने दिमाग से आप एग्जाम में कर सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी ICT का क्या प्रयोग कर सकते हो आप अपनी लर्निंग में, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग मीनिंग पर्पस एंड कंसिडरेशन प्लानिंग ईच, मतलब वही चीज़ है कि इसका मूल्यांकन कैसे करोगे, यहाँ पर एक मूल्यांकन की बात आ गई। एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे एनहांस करोगे, कैसे बढ़ाओगे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको कैसे करना है, फीडबैक, रिफ्लेक्शंस, डायलॉग्स ये आपको किस तरीके से देने हैं। एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, मतलब आपको एक संरचनावाद एक शैक्षिक योजना बनानी जिससे कि बच्चे
बच्चा कुछ नया सीख सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी चीज़ कोई विशेष रूप से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अपनी माइंड से ही इस चीज़ को सॉल्व करना है एग्जाम में। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का जो कंसेप्ट यहाँ पर आ गया है। डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, जो आपकी अधिगम अयोग्यता के जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको पढ़नी है। कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, मतलब आपको यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर देनी है, समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे हम देखें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के बारे में बात करें तो लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटर, मतलब स्कूल का क्या रोल होगा। ठीक है, जो स्कूल का यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, तो ये एक तरीके से टीम बिल्डर का, इनिशिएटर का, कोच और मेंटर का रोल प्ले करेगा। स्कूल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बच्चे के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप करोगे, अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने माइंड का यूज़ करके इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें बात की गई है असेसमेंट वगैरह की, तो असेसमेंट तो आपका एक बाल विकास में टॉपिक है ही, वो आपको पढ़ लेना है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, देखो ये यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहा है, तो इसको आपको जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उन सभी को आपको नोट कर लेना है, एक अलग से नोट्स बना लेने हैं। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा डेडिकेटेड इसी के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से प्रयास करना है, खुद के नोट्स भी आपको बनाने हैं, सर्च करना है इसके बारे में। ठीक है, RT एक्ट 2009 के बारे में यहाँ बात की गई है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कुछ नेशनल हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, जो आपकी पहले जो कुछ पॉलिसीज़ आई थी, जैसे आप देख रहे होगे जो हंटर कमीशन कभी कभी आया है, और आपकी कह सकते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी जो आई थी, जो पहले की भी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं उनको भी हमें स्टडी इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोगी एंड असेसमेंट, तो ये सब पेडागोगी की बात कर रहे हैं। तो पेडागोगी भी आपकी आप आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके भी पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी बाल विकास में जो भी चीज़ें हैं आपको पूरी पढ़नी है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है, RT एक्ट 2009 भी आपको पढ़ना है, और कुछ इससे पहले भी जो पॉलिसी आई है हमारे एजुकेशन में उनके बारे में भी आपको एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने दिमाग का यूज़ करके भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर PRTs। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होगे कि NCERT CBSE का सिलेबस दे रखा है, जो कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि क्लास 1 से लेकर 5th तक का सिलेबस होगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और भी मेंशन की गई है, वो है आपका सीनियर, यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चंस की डेप्थ होगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि बहुत डेप्थ से पूछे जाएं, कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होंगे जो कि 1st से लेकर के 5th क्लास तक के पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन डेप्थ से भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इंग्लिश में देखते हैं क्या, देखो इंग्लिश इसमें हो गया, हिंदी हो गई, मैथ हो गई और EVS, ये 4 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपकी 80 नंबर की। इंग्लिश में आपका ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, और आपके सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, क्वेश्चन वर्ड्स, एंड और बट, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यही चीज़ आपको पढ़नी है जो इसमें लिखा हुआ है। और इसके लिए एक बुक आपको मैंने बताई दी है कि KD पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। हिंदी में भी आप देख रहे हो संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय, विलोम, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, ये सब चीज़ें इसमें आपकी पूछी जाएंगी। जो चीज़ें इसमें हैं वही चीज़ें आपको हिंदी की बुक से पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब जैसे इसमें आपका देखा जाए तो अलंकार नहीं लिखा है, तो अलंकार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो चीज़ें लिखी है वही चीज़ें पढ़नी है। मैथमेटिक्स में आप देखो ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग,
सॉलिड अराउंड अस। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में आपको ज्योमेट्री में 6 to 8 क्लास तक की आपको मैथ्स पढ़ लेनी है। उसमें आपकी शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे सॉलिड अराउंड अस मतलब जैसे आपका क्यूब हो गया, सर्किल है, ठीक है, और आपके रेक्टेंगल है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। क्यूब, क्यूबाइड, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछेगा। इनका एरिया क्या होता है, इनका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है। तो उसके बारे में मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस अलग से लेकर के आऊँगा, तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। तो काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स मतलब आपकी जो संख्या पद्धति है, इसमें जैसे आपका बोर्ड मैथ्स हो गया, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स भिन्न हो गई, जिसमें आपका मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। अब इसमें कहीं आपको लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा, नहीं पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें इसमें दे रखी है सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है। आगे हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवलिंग, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो आपका सीटेट की जो ईवीएस है, पूरी ईवीएस आपको बस वही पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, और जो भी बुक्स आपको फॉलो करनी है वो भी मैंने साथ साथ में बता दी है। बात रही मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के वीडियोस मैं ले आऊँगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अलावा ईवीएस के वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो इसकी ईवीएस के लिए उन वीडियोस को आप देख सकते हो। सीटेट फॉर एनवायरनमेंट के नाम से हैं, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो, उससे आपका ईवीएस कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी के लिए भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें पैडागोजी के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है, यानी बाल विकास के वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।